सनसनीखेज सच्ची कहानी पर आधारित एक अकेली माँ का दर्दनाक इतिहास। यह एक सच्ची घटना पर आधारित एक दिल दहला देने वाली कहानी है जो लीला नाम की एक अकेली माँ के अनुभवों का वर्णन करती है। सालों तक उसने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी का पालन पोषण किया और आखिरकार उसे एक ऐसा आदमी मिला जिस पर वह अपना जीवन समर्पित कर सकती थी। हालांकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस आदमी पर उसे इतना भरोसा था वह उसके परिवार को विनाश के कगार पर धकेल देगा। उसकी बेटी और वह खुद दोनों ही उस क्रूर आदमी के बच्चे से गर्भवती थीं। इसके पीछे वास्तव में क्या बुराई छिपी है और कितने अघोषित रहस्य छिपे हुए हैं। दिल्ली में एक छोटे और जीर्ण शीर्ण झुग्गी के कमरे में लीला का चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी आंखें खालीपन से खिड़की से बाहर देख रही थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इतना अस्थिर होगा। 18 साल की उम्र में वह अभी भी प्यार से भरी एक युवती थी। कारखाने में वह रमेश से मिली, जो एक सुंदर मिलनसार युवक था। रमेश ने उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत की और उसकी मीठी बातों ने उसे प्यार में डाल दिया। उसने उससे शादी करने और उसे एक प्यारा घर देने का वादा किया। जब लीला को पता चला कि वह गर्भवती है, तो उसने खुशी से रमेश को यह खबर बताई। लेकिन उसका इंतजार खुशी नहीं, बल्कि क्रूर वास्तविकता थी। मेरी शादी हो चुकी है, रमेश ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरा एक परिवार है और मैं उन्हें यह बात नहीं बता सकता। यह वाक्य एक तेज चाकू की तरह था, जिसने लीला के दिल को बुरी तरह से घायल कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति से वह प्यार करती थी, उसने इतनी बेरहमी से उसे धोखा दिया। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने कहा था कि तुम जिम्मेदारी लोगे। अब तुम मुझे और बच्चे को छोड़ने वाले हो। वह चिल्लाई और आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे। रमेश ने उससे आंखें चुराईं और बिना मुड़े चला गया। वह ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी था ही नहीं। जब लीला के परिवार को पता चला कि वह अविवाहित है और गर्भवती है, तो वे क्रोधित हो गए। उसके माता-पिता दोनों पारंपरिक और रूढ़िवादी लोग थे और उनका मानना था कि अविवाहित गर्भावस्था एक अपमानजनक कार्य है। उसकी माँ रो पड़ी और उसे डांटा कि वह लापरवाह है। उसके पिता और भी गुस्से में थे और यहाँ तक कि उन्होंने उससे संबंध तोड़ने की धमकी भी दी। तुम्हारी अब भी शादी नहीं हुई है और तुम गर्भवती हो। हम अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे? क्या तुम्हें पता है कि पड़ोसी हमारे बारे में क्या कहेंगे? मैं तुमसे विनती करता हूँ, बच्चे को गर्भपात करा दो। तुम अब भी जवान हो और तुम्हारे पास अब भी मौके हैं। एक पल की बेवकूफी से अपना पूरा जीवन बर्बाद मत करो। लेकिन लीला ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसने धीरे से अपने उभरे हुए पेट को सहलाया और दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। यह मेरा बच्चा है और मैं उसे नहीं छोड़ सकती। अगर तुम मुझे लेने को तैयार नहीं हो, तो मैं उसे खुद पालूंगी। इसलिए वह गर्भवती हो गई और दिल्ली के इस संपन्न लेकिन ठंडे शहर में एक अकेली माँ के रूप में एक कठिन जीवन शुरू किया। उसे एक कपड़े के कारखाने में एक दर्जी के रूप में काम मिल गया, जहां वह हर दिन ओवरटाइम काम करती थी और थोड़ी सी आय अर्जित करती थी। पैसे बचाने के लिए वह अक्सर भूखे पेट सो जाती थी। कभी-कभी वह काम करते समय थक जाती थी
और बेहोश हो जाती थी, लेकिन वह हमेशा हिम्मत जुटाती थी और फिर से खड़ी हो जाती थी। उसके दिल में एक ही विश्वास था, बच्चे को जन्म देना और उसे अच्छी तरह से पालना। जिस दिन बेटी राधिका का जन्म हुआ, लीला पहले से कहीं ज्यादा रोई। इस छोटे से बच्चे की आंखें काली और चमकदार थीं और वह मासूमियत से उसकी ओर देख रही थी। राधिका के छोटे हाथों ने लीला की उंगलियों को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि उसने उसे असीम शक्ति दी हो। राधिका, माँ वादा करती है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी और तुम्हें एक बेहतर भविष्य देगी, उसने धीरे से कहा। आने वाले साल कठिनाइयों और चुनौतियों से भरे थे। लीला एक ही समय में पिता और माता दोनों थीं और उसने अकेले ही अपनी बेटी को पालने का बोझ उठाया। उसके पास कोई सहारा नहीं था और किसी ने उसकी परवाह नहीं की। वह एक माँ भी थी और एक पिता भी, और वह उसकी एकमात्र सुरक्षा थी। जब राधिका 5 साल की थी, तो लीला को थोड़ी राहत मिली। उसकी बेटी बहुत समझदार थी और उसने कभी भी कुछ भी अनावश्यक नहीं मांगा। एक बार जब उसने अन्य बच्चों को उनके पिता द्वारा उठाया जाते देखा, तो राधिका मुड़ी और उत्सुकता से उससे पूछा, माँ, मेरे पिता कहाँ हैं? लीला हतप्रभ रह गई। उसे इस दिल दहला देने वाले सवाल का जवाब कैसे देना चाहिए? उसने मुश्किल से एक मुस्कान बनाई और अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। तुम्हारे पिता दूर काम करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास माँ है ना? राधिका मासूमियत से मुस्कुराई और उसकी गर्दन पकड़ ली। हाँ, मेरे लिए माँ ही काफी है। भी उसकी बेटी के शब्दों ने उसे सुकून दिया। लेकिन लीला को पता था कि राधिका भी एक पूरे परिवार के लिए तरस रही थी। लीला को लगा कि वह हमेशा के लिए इसी तरह जी सकती है, माँ और बेटी एक साथ रह सकती हैं। लेकिन जब राधिका 11 साल की थी, तो उसने अन्य बच्चों को अपने माता-पिता द्वारा लाड प्यार किए जाने पर ईर्ष्या से देखना शुरू कर दिया। एक दिन एक सहपाठी को उसके माता-पिता द्वारा स्कूल छोड़ने के लिए भेजे जाने पर उसने आह भरी। मैं भी एक पिता चाहती हूँ। लीला चुप रही। अतीत का दर्द अभी भी स्पष्ट था, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसने खुद से कहा कि वह हमेशा दर्द में डूबी नहीं रह सकती। शायद अब समय आ गया है कि वह फिर से अपना दिल खोल दे। इसलिए 12 साल बाद लीला ने पहली बार खुद को यह सोचने की अनुमति दी कि अगर उसकी जिंदगी में कोई आदमी होता, अगर वह राधिका को उतना ही प्यार करता जितना वह अपने बच्चे को प्यार करता, तो शायद उसकी बेटी अब अकेली महसूस नहीं करती। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह निर्णय उसे एक और भी भयानक दुस्वप्न की ओर धकेल देगा। सालों से लीला ने अपना सारा प्यार अपनी बेटी राधिका को दे दिया था। उसने कड़ी मेहनत की, मितव्ययिता से काम लिया, ताकि उसकी बेटी का बचपन खुशहाल हो। लेकिन दिल में कहीं न कहीं वह अभी भी एक पूरे परिवार, एक पति की चाहत रखती थी, जो उसके साथ उसकी बेटी की देखभाल कर सके। एक दिन लीला को एक दोस्त के माध्यम से विजय से मिलवाया गया। विजय लगभग 40 साल का था, तलाकशुदा था और एक फ्रेट कंपनी में वेयरहाउस मैनेजर के रूप में काम करता था। वह देखने में साधारण था, लेकिन वह परिपक्व और स्थिर लग रहा था, और वह बहुत कोमल भी बोलता था। उनकी पहली मुलाकात से ही विजय को लीला की स्थिति से सहानुभूति थी। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए अकेले बच्चे का पालन पोषण करना आसान नहीं है। हालांकि मुझे तुम्हारे अतीत की परवाह नहीं है। मैं केवल हमारे वर्तमान और भविष्य की परवाह करता हूँ। उसके शब्दों ने
धीरे धीरे लीला को उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा उसे इस बात से छुआ कि विजय राधिका के प्रति बहुत अच्छा था। उनकी पहली मुलाकात से ही वह छोटी लड़की के प्रति बहुत दोस्ताना था। वह राधिका के लिए उपहार खरीदेगा, उससे बातें करेगा और यहाँ तक कि उसे होमवर्क में भी मदद करेगा। राधिका शुरू में थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने विजय के साथ रहने पर मुस्कुराना शुरू कर दिया। लीला ने सोचना शुरू कर दिया कि विजय वह अच्छा आदमी है जिसका वह और उसकी बेटी इंतजार कर रहे हैं। 6 महीने की डेटिंग के बाद विजय ने लीला को शादी का प्रस्ताव दिया। मैं तुम्हारे साथ एक वास्तविक परिवार बनाना चाहता हूँ। मैं राधिका का पिता बनना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की देखभाल करना चाहता हूँ। लीला आंसुओं से भर गई और उसने सोचा कि आखिरकार उसे एक ऐसा आश्रय मिल गया है जिस पर वह भरोसा कर सकती है। इसलिए उसने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद शुरुआती जीवन सुखी था। विजय लीला और राधिका दोनों के प्रति बहुत अच्छा था। वह लीला को दाल चावल बनाने में मदद करेगा और राधिका को स्कूल से ले जाएगा और छोड़ देगा। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। शादी के कुछ महीने बाद ही विजय ने अजीब तरह से लीला को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। अपनी नौकरी छोड़ दो और घर पर रहकर परिवार की अच्छी तरह से देखभाल करो। मैं तुम्हें पाल सकता हूँ। लीला हतप्रभ रह गई। लेकिन मुझे मेरी नौकरी पसंद है और मैं लगभग 10 साल से कपड़े के कारखाने में काम कर रही हूँ और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। विजय का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आवाज कठोर हो गई। एक विवाहित महिला को घर पर रहना चाहिए और मुझे पसंद नहीं है कि मेरी पत्नी बाहर अपना चेहरा दिखाए। लीला थोड़ा परेशान महसूस हुई, लेकिन उसने अभी भी सोचा कि विजय केवल उसकी परवाह कर रहा था। हालांकि विजय ने हार नहीं मानी। उसने उसका फोन खोजना शुरू कर दिया और हर दिन उससे पूछता था कि वह कहाँ गई थी और उसने क्या किया था। अगर वह देर से घर आती तो वह लगातार फोन करता और उसकी आवाज ठंडी और कठोर होती। उसने उसके सामाजिक दायरे को काट दिया। उसे अपने दोस्तों से मिलने की अनुमति नहीं दी और यहाँ तक कि उसे अपने सहकर्मियों से फोन पर ज्यादा देर तक बात करने की अनुमति नहीं दी। लीला का दम घुटने लगा, लेकिन उसने धैर्य रखने की पूरी कोशिश की और सोचा कि यह शायद उसके पति के व्यक्तित्व की समस्या है और यह समय के साथ बेहतर हो जाएगी। न केवल लीला बल्कि राधिका ने भी विजय में बदलाव महसूस किया। उसने पाया कि राधिका और भी अधिक चुप हो गई थी। वह लड़की जो कभी जीवंत और हंसमुख थी, अब अंतर्मुखी हो गई थी। जब भी विजय घर आता था, तो राधिका अब पहले की तरह उसके पास दौड़कर यह बताने के लिए नहीं जाती थी कि स्कूल में क्या मजेदार हुआ था, बल्कि उससे दूर रहती थी और उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करती थी। राधिका, क्या बात है? क्या कुछ हुआ है? लीला ने विजय की आंखों से बचने पर अपनी बेटी से पूछा। कुछ नहीं माँ। राधिका ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए अपने पैर की उंगलियों की ओर देखा, लेकिन लीला स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि कुछ ठीक नहीं था। उसने बस सोचा कि शायद उसकी बेटी को सौतेले पिता की आदत नहीं है। एक दिन लीला जल्दी काम से घर आई ताकि वह अपने पति को सरप्राइज दे सके। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया, तो उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। विजय ने राधिका की कलाई को कसकर पकड़ रखा था। छोटी लड़की कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसे छोड़ दो, लीला चीखी और अपने हाथों से चीजें फेंक दी
और ऊपर दौड़ी। विजय डर गया और तुरंत राधिका को छोड़ दिया। उसने शांत रहने का नाटक किया और अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश की। मैं बस उसे सबक सिखा रहा था, ज्यादा मत सोचो। लेकिन लीला ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उसने अपनी बेटी को देखा, उसकी सूजी हुई आंखों और कसकर बंद होठों पर ध्यान दिया, जैसे कि वह रोने को दबाने की कोशिश कर रही हो। मैं मैं ठीक हूं मां, राधिका ने एक कमजोर आवाज में कहा, और उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। एक ठंडक लीला के दिल से गुजरी। कुछ बहुत गलत था, कुछ बहुत बुरा था। उसने विजय को सतर्कता से देखा। उसकी आंखें ठंडी और अंधेरी थीं, लेकिन वह अभी भी ऐसे दिखावा करने की कोशिश कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लीला ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया और महसूस किया कि उसका छोटा शरीर कांप रहा है। एक मां की अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि इस शांत उपस्थिति के नीचे कुछ भयानक छिपा हुआ है, लेकिन वह वास्तव में क्या है, उसे अभी तक पता नहीं है। लेकिन उसे यकीन है कि विजय उतना सरल नहीं है जितना वह दिखता है। उस रात विजय द्वारा राधिका की बांह पकड़ने के बाद लीला ने उसके व्यवहार पर और भी बारीकी से ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे हमेशा लगता था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वह यह नहीं बता पा रही थी कि क्या है। उसने अपनी बेटी में कुछ अजीब लक्षण देखना शुरू कर दिया। राधिका अब पहले की तरह मासूम नहीं थी। वह अंतर्मुखी हो गई थी और उसने कम बोलना शुरू कर दिया था। वह कभी-कभी जानबूझकर लीला की आंखों से बचती थी, खासकर जब विजय घर पर होता था। तो राधिका और भी अधिक चुप रहती थी, हमेशा अपना सिर नीचे रखती थी और अपने सौतेले पिता की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करती थी। एक और बात, राधिका को अकेले सोने से डर लगने लगा था। कुछ रातों को जब लीला रात में उठती थी तो उसने अनजाने में अपनी बेटी के कमरे में झांक कर देखा और पाया कि राधिका बिस्तर पर दुबकी हुई है। उसकी आंखें खुली हुई हैं और वह सीधी छत को घूर रही है, जैसे कि वह किसी अदृश्य चीज से डर रही हो। राधिका प्रिय, क्या बात है, तुम अभी तक क्यों नहीं सोई? उसने धीरे से पूछा। मुझे नींद नहीं आ रही है। राधिका की आवाज कमजोर थी और उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। लीला ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई, लेकिन उसने आगे नहीं पूछा। उसने सोचा कि शायद उसकी बेटी को सौतेले पिता की आदत नहीं है, या शायद वह यौवन में है और उसे सोने में परेशानी हो रही है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह डर केवल यौवन की परेशानी से कहीं अधिक है। एक दिन लीला सामान्य से पहले काम से घर आई। जब वह घर लौटी तो उसने अचानक अपनी बेटी की दिल दहला देने वाली चीख सुनी। मामा, मदद करो! लीला का खून जम गया। वह सीढ़ियों तक दौड़ी और कांपते हाथों से राधिका के दरवाजे पर जोर से पीटने लगी। मां, आ रही है, दरवाजा खोलो! लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। लीला ने दरवाजे पर पीटने की पूरी कोशिश की और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका दिमाग भयानक विचारों से भर गया। दरवाजा खोलो! विजय, तुम क्या कर रहे हो? क्या मेरी बेटी अंदर है? चीखें गायब हो गईं और केवल एक डरावनी चुप्पी बची। कुछ सेकंड के बाद दरवाजा अचानक खुल गया। लीला ने डर से देखा कि राधिका एक कोने में दुबकी हुई है, अपने हाथों से खुद को कसकर पकड़े हुए है और आंसू उसके पीके चेहरे पर बह रहे हैं। राधिका! जी, वह अपनी बेटी को गले लगाने के लिए दौड़ी और महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा है।
विजय शांति से एक तरफ खड़ा था, अपनी कॉलर ठीक कर रहा था, और उसका चेहरा बिना किसी भाव के था। क्या हुआ? लीला ने शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा। विजय ने इस तरह से जवाब दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वह मेरी बात नहीं सुन रही थी, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। लीला को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सबक सिखाना? किस तरह का सबक? मेरी बेटी को इतना डरा देगा? विजय ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने कंधे उचकाए और बाहर चला गया, जैसे कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ था। लीला ने राधिका को देखा। वह अभी भी सिसक रही थी, और उसके हाथ लीला का हाथ कसकर पकड़ रहे थे। मैं बहुत डरी हुई हूं, मां। बद लीला ने अपने दिल में अवर्णनीय दर्द महसूस किया, एक गहरी चिंता। मुझे बताओ, क्या हुआ प्रिय? राधिका ने अपना सिर हिलाया, अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लीला और भी अधिक चिंतित हो गई। एक अवर्णनीय बेचैनी ने उसके दिल को भर दिया। उस घटना के बाद लीला को अब शांति से सोना नहीं आता था। वह बिस्तर पर लेट जाती थी, इधर-उधर घूमती रहती थी, और उसका दिमाग भयानक विचारों से भर जाता था। विजय ने उसके साथ क्या किया? राधिका मुझे क्यों नहीं बताना चाहती? जब भी उसने इस घटना का उल्लेख किया, तो राधिका ने बस अपना सिर हिला दिया और उसकी आंखों से बच गई। लीला विजय पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन बहुत अधिक विसंगतियां थीं, जो उसे सहज नहीं होने दे रही थीं। राधिका विजय से दूर हो रही थी। वह उसके साथ अकेली रहने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह हर बार सोते समय अपना दरवाजा बंद कर लेती थी, और उसे डर था कि विजय उसे छुएगा। यह सब सामान्य नहीं था। लीला ने फैसला किया कि वह अब और इस तरह से नहीं चल सकती। वह जानती थी कि अगर वह राधिका पर सच्चाई बताने के लिए दबाव डालती रही, तो वह और भी अधिक डर जाएगी और भी अधिक अकेली हो जाएगी। उसने अपनी बहन कमला से मदद लेने का फैसला किया। कमला एक शिक्षिका रह चुकी थीं। वह दयालु और धैर्यवान थीं, और वह अपनी भतीजी से बहुत प्यार करती थीं। लीला को विश्वास था कि अगर कोई राधिका को अपना दिल खोलने के लिए मना सकता है, तो वह उसकी चाची कमला ही होंगी। कमला ने राधिका को धीरे से गले लगाया, और उसकी आवाज स्नेह से भरी हुई थी। राधिका प्रिय, तुम जानती हो कि चाची तुम्हें प्यार करती है। चाहे कुछ भी हो, चाची तुम्हारे साथ रहेगी। राधिका चुप रही, और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। क्या तुम किसी चीज से डर रही हो? अगर तुम चाची को नहीं बताओगी, तो चाची और तुम्हारी माँ तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगी? चाची। छोटी लड़की की अगीश हिरकी की आवाज में दम घुट रहा था। चाची, मैं बहुत डरी हुई हूँ। सौतेले पिता ही सौतेले पिता ने मेरे साथ कुछ भयानक किया। लीला और कमला दोनों चौंक गए। कमला को अपने पूरे शरीर में सुन्नता महसूस हुई, जबकि लीला का दिल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ रखा हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया, और उसकी आवाज लगभग अनसुनी थी। क्या तुम इसे फिर से कहो? यह कब शुरू हुआ? राधिका कांपते हुए रो रही थी। उसने अपने अनुभवों के बारे में रुक-रुक कर बताया, जिससे कमला को ठंड लग गई। बहुत, बहुत पहले। मुझे अब याद नहीं है। माँ, मैं अब घर नहीं जाना चाहती। मैं बहुत डरी हुई हूँ। लीला को लगा कि उसका दिमाग खाली हो गया है। नहीं, नहीं, नहीं। वह एक पागल की तरह कूद पड़ी और कमरे से बाहर भाग गई। उसे तुरंत घर जाना चाहिए। उसे उस दानव का सामना करना चाहिए, जिसने इंसान की त्वचा पहनी थी। जब लीला घर लौटी, तो विजय शांति से सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था।
जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वह अब और अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाई और उसने ऊपर दौड़कर उसे एक थप्पड़ मारा। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? तो विजय जरा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था वह। यहाँ तक कि इस कदर शांत था कि वह डरावना लग रहा था। उसने अपना हाथ उठाकर अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और फिर एक ठंडी मुस्कान दिखाई। क्या तुम्हारे पास सबूत है? लीला को ऐसा लग रहा था जैसे उसे चाकू मार दिया गया हो। तुम तुम एक जानवर हो। ही वह चीखी और विजय पर झपटी उसे पागलों की तरह पीटने लगी। लेकिन बस एक पल में उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे कसकर दबा दिया। अगर तुमने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया तो मैं तुम्हें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। लीला कांप रही थी। वह उसे धमका रहा था और वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन भले ही उसे सब कुछ त्यागना पड़े, वह उसे आजाद नहीं होने दे सकती। उस रात लीला ने पुलिस को फोन किया और कमला को राधिका को अस्पताल ले जाने दिया ताकि उसकी जांच हो सके। वह जानती थी कि जैसे ही उसके पास एक मेडिकल रिपोर्ट होगी, विजय चाहे कितनी भी बहानेबाजी करे, वह उससे इनकार नहीं कर पाएगा। उसका पूरा शरीर ठंडा महसूस कर रहा था, लेकिन उसके दिल में गुस्सा जल रहा था, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हें आजाद नहीं होने दूंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाली लड़ाई उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन होगी। जब डॉक्टर ने धीरे से एक परीक्षण रिपोर्ट को टेबल पर रखा, तो लीला को लगा कि उसका शरीर सुन्न हो गया है। वह चुप रही। उसके हाथ कांप रहे थे और वह उस रिपोर्ट को खोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। कृपया तैयार रहें, डॉक्टर ने धीरे से कहा। लीला का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसने जोर से निगल लिया, गहरी सांस ली और फिर कांपते हुए रिपोर्ट उठा ली। जब उसने गर्भावस्था के 16 सप्ताह शब्द देखे, तो उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे फाड़ दिया हो। नहीं, नहीं, यह असंभव है राधिका, तो बस एक बच्ची है। वह जमीन पर गिर पड़ी और आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। राधिका ने अपनी मां को कसकर गले लगा लिया और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मां, मुझे माफ कर दो। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही थी और मैं यह नहीं चाहती थी, उसने रोते हुए कहा और उसकी आंखों में निराशा भरी हुई थी। लीला ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया और अवर्णनीय दर्द महसूस किया। वह उस क्रूर आदमी को आजाद नहीं होने दे सकती थी। अगली सुबह लीला ने उस परीक्षण रिपोर्ट को कसकर पकड़ा और सीधे पुलिस स्टेशन चली गई। मैं अपने पति विजय पर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाना चाहती हूँ। डी अधिकारी ने अपना सिर उठाया, लीला को गंभीरता से देखा और सावधानीपूर्वक उसके आरोपों को पढ़ा। कृपया शांत रहें, हम तुरंत जांच शुरू करेंगे। पुलिस ने जल्द ही विजय को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस की पूछताछ का सामना करते हुए विजय जरा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। यहां तक कि उसने शांति से मुस्कुरा भी दिया। मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोग मेरी बदनामी कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? यह सिर्फ एक छोटी बच्ची के झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं है। लीला ने अचानक टेबल पर मारा और उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। सबूत? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेडिकल रिपोर्ट से इनकार कर सकते हो? लेकिन विजय अब भी डरावना शांत था और उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, पैसा सब कुछ ठीक कर सकता है, तुम जानती हो। लीला हतप्रभ रह गई। वह
वह रिश्वत देना चाहता था। पुलिस द्वारा कुछ समय के लिए हिरासत में लिए जाने के बाद विजय ने कानून से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना शुरू कर दिया। उसने अपने संबंधों का इस्तेमाल किया और अपनी अपराध को कम करने की कोशिश में रिश्वत दी। एक रात लीला को एक गुमनाम फोन आया। अगर तुम विजय के खिलाफ आरोप वापस ले लेती हो तो हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। अगर तुम जोर देकर मुकदमा चलाती हो तो तुम्हारी बेटी भी शामिल होगी। एक 11 साल की लड़की जो गर्भवती है, उसकी क्या प्रतिष्ठा होगी? क्या तुम चाहती हो कि पूरा समाज उस पर हंसे? लीला ने अपना फोन कसकर पकड़ रखा था और उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। पैसा क्या तुम्हें लगता है कि तुम पैसे से मेरी बेटी का न्याय खरीद सकते हो? उसने गुस्से से फोन काट दिया और उसकी आंखों में खून भर आया। मैं कसम खाती हूं कि मैं उसे आजाद नहीं होने दूंगी। ये विजय द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करने का एहसास होने पर लीला ने कड़े उपाय करने का फैसला किया। उसने मीडिया से संपर्क किया और सभी मेडिकल रिपोर्ट और उसके आरोपों को भेज दिया। जब यह कहानी उजागर हुई तो तुरंत एक बड़ा हंगामा मच गया। लाखों इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने अपना गुस्सा व्यक्त किया। हम इस इंसान को आजाद नहीं होने दे सकते। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमें अपने बच्चों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें इस तरह के जानवरों से नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहिए। कि जनता के भारी दबाव के कारण पुलिस को और भी निर्णायक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विजय को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। उसके पास भागने का कोई मौका नहीं था। मुकदमे के दिन लीला ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। विजय बचाव पक्ष की सीट पर बैठा था। वह खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। जज ने अभियोग पढ़ा और प्रासंगिक सबूत पेश किए। विजय के वकील ने उसका बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जब अस्पताल द्वारा डीएनए पितृत्व परीक्षण के परिणाम की घोषणा की गई, तो पूरा कोर्ट रूम उबल पड़ा। विजय पसीने से लथपथ था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह जानता था कि वह किसी कोने में फंस गया है। जज खड़े हुए और लकड़ी के हथौड़े से टेबल पर जोर से मारा। प्रतिवादी विजय बलात्कार का दोषी है, तथ्य स्पष्ट हैं और सबूत ठोस हैं। इस अदालत ने प्रतिवादी विजय को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत में जोरदार तालियां बजीं। लीला और राधिका खुशी से रो पड़ीं और एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। माँ, हम जीत गए। उसे आखिरकार उसकी सजा मिल गई। लीला ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया। उसने महसूस किया कि वह भारी पत्थर, जो उनके दिलों पर इतने लंबे समय से दबा हुआ था, आखिरकार हट गया था। मुकदमे के बाद लीला ने राधिका को लेकर शहर छोड़ने का फैसला किया। वह जानती थी कि केवल एक नई जगह पर ही राधिका वास्तव में नई शुरुआत कर पाएगी। वह जानती थी कि अतीत के घाव आसानी से नहीं भरेंगे, लेकिन कम से कम उन्होंने न्याय नहीं छोड़ा। उन्होंने बुराई के आगे घुटने नहीं टेके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अभी भी एक दूसरे के पास थीं। मुकदमे के बाद लीला हर दिन अपनी बेटी को देखती थी और उसे दिल में दर्द की लहर महसूस होती थी। राधिका अब वह मासूम लापरवाह बच्ची नहीं रही थी। वह हमेशा चुप रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी नहीं। वह शायद ही कभी किसी की आंखों में देखने की हिम्मत करती थी, और जब भी कोई अजनबी आदमी पास आता था तो वह डर से पीछे हट जाती थी और कांपने लगती थी। एक बार लीला अपनी बेटी को
पार्क में टहलने के लिए ले गई एक दोस्ताना पड़ोसी आया और राधिका को पेड़ा देना चाहा। राधिका, एक पेड़ा खाओ। सिर्फ उस आदमी को अपना हाथ बढ़ाते हुए देखकर राधिका चीख पड़ी। उसने पेड़ा गिरा दिया और भाग गई। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। वो लीला हतप्रभ रह गई और वह जल्दी से दौड़ी और अपनी बेटी को गले लगा लिया। सब ठीक है प्रियमा, यहाँ है। लेकिन राधिका बस सिसकती रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर लगातार कांपता रहा, जैसे कि उसने अभी-अभी एक भयानक दुस्वप्न देखा हो। आसपास के लोग उसके लिए दुखी थे। गरीब बच्ची, उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। कौन जानता है कि वह कब तक परछाई से बाहर निकल पाएगी। लीला ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया और उसका दिल खून से सनेगा। वह जानती थी कि राधिका को पेशेवर मनोवैज्ञानिक उपचार की जरूरत है। लंबी रातों में लीला हमेशा सो नहीं पाती थी। वह बिस्तर के किनारे पर बैठी रहती थी और अपनी बेटी को अंधेरे में दुबका हुआ देखती थी, जैसे कि एक त्यागा हुआ बच्चा हो। लीला ने अपना मुंह ढक लिया ताकि उसे रोने की आवाज न आए। उसने खुद को अनगिनत बार फटकारा। मैं इतनी मूर्ख क्यों थी? मैं उस राक्षस को घर क्यों लाई? मुझे उसे बहुत पहले ही जान लेना चाहिए था। दर्द एक बड़े पत्थर की तरह था, जो उसके दिल पर भारी रूप से दबा हुआ था और उसके विश्वास और आशा को चकनाचूर कर रहा था। कभी-कभी लीला बालकनी पर खड़ी होती थी और नीचे सड़क को देखती थी। एक पल के लिए उसने अपनी जान लेने के बारे में भी सोचा, लेकिन जब भी उसने राधिका को सोते समय डर से बड़बड़ाते हुए सुना, माँ, माँ मुझे मत छोड़ना, लीला अचानक जाग गई। वह जानती थी कि वह हार नहीं सकती। वह राधिका को उसका एकमात्र सहारा नहीं खोने दे सकती। जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे अपनी बेटी के लिए मजबूत रहना होगा। एक दिन जब वे माँ और बेटी बिस्तर पर बैठी थीं, राधिका सावधानी से लीला के पास गई और उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। माँ, उसने धीरे से कहा। लीला ने कोमलता से उसके बालों को सहलाया और धीरे से मुस्कुराई। क्या बात है प्रिय? राधिका ने अपना होंठ काट लिया और अपना सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। माँ, क्या मैं एक बुरी बच्ची हूं? लीला का दिल धड़कना बंद हो गया। क्या तुम ऐसा क्यों सोचती हो? लीला ने अपनी बेटी के कंधों को कसकर पकड़ लिया और उसकी आवाज कांप रही थी। राधिका, तुम मुझे बताओ, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? राधिका ने अपना सिर झुकाया और उसकी आवाज बहुत छोटी थी। क्योंकि क्योंकि मैंने उस तरह की चीज को होने दिया। मैंने विरोध करने की कोशिश नहीं की। मैंने मदद के लिए नहीं पुकारा। लीला अवाक रह गई। उसके आंसू बह निकले और उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया और उसकी आवाज में दम घुट रहा था। नहीं मेरी बच्ची, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम माँ की परी हो। राधिका सिसकती रही और लीला को कसकर गले लगा लिया और उसके कपड़े पकड़ लिए, जैसे कि उसे डर हो कि वह अचानक गायब हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत गंदी हूं। लीला रो पड़ी। उसने अपनी बेटी के बालों को चूमा और सिसकते हुए कहा, तुम गंदी नहीं हो राधिका, कभी नहीं। वह जानवर गंदा है। तुम हमेशा माँ के दिल में सबसे शुद्ध और सबसे प्यारी बच्ची हो। उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया ताकि वह उसका प्यार और सुरक्षा महसूस कर सके। उस दिन से लीला ने राधिका को परछाई से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना शुरू कर दिया।
वह राधिका को एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास ले गई ताकि वह उन डरों और दुखों को बता सके जो उसने हमेशा अपने दिल में छिपा रखे थे। शुरू में राधिका बहुत हिचकिचा रही थी और कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी, लेकिन लीला के आग्रह पर उसने धीरे-धीरे अपना दिल खोल दिया। लीला उन पीड़ित परिवारों द्वारा बनाए गए एक सहायता समूह में भी शामिल हुई और अन्य माताओं से सीखा कि अपनी बेटी को कठिनाई से बाहर निकालने में कैसे मदद करें। हर दिन वह राधिका के साथ रामचरितमानस पढ़ती थी, साथ में गंगा नदी में टहलती थी, साथ में रंगोली बनाती थी, साथ में तरह-तरह की चीजें करती थी, सिर्फ राधिका को सुरक्षित और खुश महसूस कराने के लिए। वह जानती थी कि अतीत के घाव आसानी से नहीं भरेंगे, लेकिन वह यह भी जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह राधिका को अकेले सामना नहीं करने देगी। वह अपनी बेटी को यह बताना चाहती थी कि उसकी जिंदगी में हमेशा गर्मजोशी की किरण रहेगी। अतीत के अनुभवों में बहुत दर्द और दुहक था। लीला जानती थी कि वह और उसकी बेटी अब इस जगह पर नहीं रह सकती। पड़ोसियों की तरस भरी निगाहें उन दुखद घटनाओं के बारे में जो अनजाने में पूछी गई थीं, राधिका को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। हर दिन लीला अपनी बेटी को अजनबियों से मिलते ही डर से पीछे हटते हुए देखती थी और वह जानती थी कि अगर वे अतीत की परछाई में जीना जारी रखते हैं तो राधिका कभी भी खुश नहीं हो पाएगी। इसलिए एक धूप भरी सुबह लीला ने अपनी बची हुई थोड़ी सी बचत इकट्ठा की और अपनी बेटी को लेकर शहर छोड़ दिया। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? राधिका ने धीरे से पूछा। उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी चिंता थी। लीला मुस्कुराई और कोमलता से अपनी बेटी के सिर को सहलाया। माँ तुम्हें एक नई जगह पर ले जा रही है। हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? राधिका चुप रही। उसने खिड़की से बाहर देखा, उन जानी पहचानी गलियों को दूर होते हुए देखा। इस जगह पर बहुत दर्द भरी यादें थीं। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली और फिर सिर हिलाया। मुझे तुम पर विश्वास है माँ। लीला ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। मैं वादा करती हूँ माँ, तुम्हारी रक्षा करेगी और किसी को भी तुम्हें फिर से नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे माँ और बेटी एक दूर-दराज के छोटे शहर में रुक गईं। यह पूरी तरह से अज्ञात जगह थी, जहां कोई भी उन्हें नहीं जानता था। लीला ने एक साधारण सा घर किराए पर लिया, जो एक शांत गली में छिपा हुआ था। उसने एक छोटा सा कैफे खोलने का फैसला किया, ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके और अपनी बेटी के साथ रहने के लिए अधिक समय निकाल सके। माँ ने कभी कोई व्यवसाय नहीं किया, लेकिन माँ कोशिश करेगी। राधिका ने अपनी माँ को व्यस्त देखा। वह दीवारों को रंगने की पूरी कोशिश कर रही थी, हर कोने को पोंछ रही थी। उसके चेहरे पर धूल लगी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। राधिका के चेहरे पर एक लंबे समय के बाद मुस्कान दिखाई दी। माँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। शहर में रहने के शुरुआती समय में राधिका ने झाओगांग की ईमानदारी ने लीला को झकझोर दिया और उसने इस रिश्ते को बहादुरी से स्वीकार करने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि किस्मत दयालु लोगों पर मुस्कुराएगी और उसे खुशी पाने का अधिकार है। लीला ने राधिका को झाओ गांग के बारे में बताया और राधिका ने अपनी माँ के फैसले का बहुत समर्थन किया। उसने लीला से कहा, माँ, जब तक तुम खुश हो, मैं खुश हूँ। चाचा झाओ बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे। एक साल बाद लीला और झाओ गांग ने एक साधारण शादी की।
शादी में शियाओ फेंग ने भावुक होकर अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हें शादी की बधाई। तुम्हें आखिरकार अपनी खुशी मिल गई है। फिर उसने अपनी माँ और नए पिता के माथे पर टीका लगाया। यह आशीर्वाद और सुरक्षा की अभिव्यक्ति है। लीला आंसुओं से भर गई और उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया और उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। वह जानती थी कि वह दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला है। शादी के बाद लीला और झाओ गांग ने साथ मिलकर कैफे चलाया और उनका जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाल था। झाओ गांग ने राधिका को अपनी सगी बेटी की तरह माना और उसे अविचल प्यार दिया। राधिका ने भी झाओ गांग को अपना पिता माना और परिवार खुशहाल था। हर दिवाली पर वे पटाखे जलाते थे और एक साथ मिठाई बांटते थे। कॉलेज से स्नातक होने के बाद राधिका वापस शहर चली गई और अपने माता-पिता के साथ कैफे चलाने लगी। उसने कैफे के प्रबंधन में अपने ज्ञान को लागू किया और कैफे को और भी सफल बना दिया। उसने एक आधुनिक स्पर्श जोड़ा, जैसे चाय के विभिन्न प्रकार और आधुनिक भारतीय भोजन। कुछ वर्षों बाद राधिका को भी अपनी खुशी मिल गई और उसने एक नेक और ईमानदार युवक से शादी कर ली। शादी में लीला ने अपनी बेटी की खुशहाल मुस्कान को देखा और उसका दिल सुकून से भर गया। लीला और झाओगांग ने हमेशा राधिका को यह याद दिलाया कि उसकी एक अद्भुत कहानी है, भले ही उसके जीवन की शुरुआत कठिन थी। बढ़ती उम्र में लीला और झाओगांग एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीते थे। वे अक्सर गंगा नदी के किनारे टहलते थे, एक साथ सूर्यास्त देखते थे और पुरानी यादों को ताज़ा करते थे। हर होली पर वे रंगों के साथ आनंद लेते थे। हालांकि जिंदगी में बहुत से तूफान आए, लेकिन उन्होंने हमेशा एक दूसरे के प्यार और जीवन में आशा को बनाए रखा। लीला अक्सर राधिका से कहती थी, बच्ची, चाहे तुम्हें कैसी भी मुश्किलें क्यों न आए, कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। जब तक तुम्हारे दिल में प्यार है, जीवन हमेशा धूप से भरा रहेगा। लीला की शिक्षा के तहत राधिका भी एक मजबूत, दयालु और आशावादी इंसान बन गई। उसने अपने कार्यों के माध्यम से प्यार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया और अधिक लोगों को जीवन की सुंदरता का एहसास कराया। राधिका ने एक गैर लाभकारी संस्था शुरू की, जो घरेलू हिंसा के शिकार लोगों का समर्थन करती थी। अपनी यात्रा को दूसरों को प्रेरित करने के लिए उपयोग करती थी। सालों बाद लीला का निधन हो गया। वह शांति से गुजरी और उसके चेहरे पर एक खुशहाल मुस्कान थी। उनकी कहानी हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करेगी। लीला का जीवन कठिनाइयों से भरा जीवन था, लेकिन यह प्यार और आशा से भरा जीवन भी था। उसने अपने साहस और आशावाद के साथ जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की और अपनी खुशी से भरा जीवन बनाया। उनकी कहानी हमें बताती है कि चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों में हों, हमें प्यार की उम्मीद और जीवन के प्रति प्रेम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक हमारे दिल में प्यार है, हम निश्चित रूप से सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपनी खुशी का स्वागत कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।